हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे हैं, जो कि है फ्यूचर किड्स साइंस। उसके हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं उसका चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसका कि हम लोग ने 3 पार्ट्स कर चुका है। आज हम लोग उसका 4th पार्ट करेंगे। हम आपको बता रहे थे कि एरोबिक और रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो और एंजाइम का एक्शन होता है, तो वो देता है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन. The organisms like yeast and some bacteria which carry out anaerobic respiration are known as anaerobes. Only a few living organisms carry out anaerobic respiration. The word anaerobic means in the absence of oxygen. In this process, energy is released from food by breaking it down chemically, but the reactions do not use oxygen, though they often produce carbon dioxide. A common example of anaerobic respiration is the action of yeast on sugar solution. The sugar is not completely oxidized to carbon dioxide and water, but is converted to carbon dioxide and ethyl alcohol. This process is called fermentation and is shown by the following word equation. Glucose in presence of glucose undergoing anaerobic respiration in yeast converts to ethyl alcohol, carbon dioxide energy without presence of oxygen. The process of brewing to make fermented alcoholic beverages and bread making rely on anaerobic respiration by yeast. Anaerobic respiration takes place in small steps and needs several different enzymes. The energy produced by anaerobic respiration is much less than that produced by aerobic respiration. Besides yeast, certain types of bacteria and some body tissues also respire anaerobically. देखिए, हम लोग जो भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर हम लोग जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की मदद से हम लोग जो भी हम लोगों ने खाना खाया है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से जो है फूड मॉलिक्यूल्स में चूँकि फूड मॉलिक्यूल में जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम सब होता है, वो सब अंदर सिंथेसाइज होकर ग्लूकोज फॉर्म में बॉडी में जाता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। उसी एनर्जी से हम लोग अपना सारा काम करते हैं। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, तो वो उन सब में जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उन लोग एनर्जी को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल और फिश होते हैं, उनमें जो है जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उनकी बॉडी थोड़ा हीटअप होता है, तो वो फास्टली मूव कर पाते हैं। और प्लांट्स में जब ये एनर्जी रिलीज होगा, उनका भी हीटअप होगा बॉडी, पर वो हीट को सराउंडिंग्स में लूज़ कर देते हैं। तो एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज़ होता है। जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपने बॉडी के भीतर, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट है और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पिरेशन करेंगे बिना ऑक्सीजन की मदद से, अपने फूड को चेंज करेंगे एनर्जी में, वो कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं एनारोब्स। कुछ ही ऐसे जीवित प्राणी हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एनारोबिक वर्ड का ही मतलब है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक वर्ड का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होता है, किससे? केमिकल रिएक्शन होकर ही एनर्जी रिलीज़ होगा, ठीक है, पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और अक्सर ऐसे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम लोग इडली बनाते हैं, तो अगर इडली नहीं, मान लीजिए ब्रेड बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट थोड़ा लेते हैं, ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं ना, चीनी पानी बना के उसमें ईस्ट डालते हैं, तो थोड़ा बुलबुला जैसा आता है। तो जब हम लोग ईस्ट को डालते हैं शुगर सॉल्यूशन में, तो जो शुगर है वो पूरा तुरंत उसका ऑक्सीडेशन होकर वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं चेंज हो जाता है तुरंत में। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा नहीं वहाँ पे। पर जब ईस्ट के साथ वो रिएक्शन करता है, क्योंकि ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो सोर सोल्यूशन का जो ग्लूकोज है वो जब ईस्ट के साथ रिएक्शन करता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो चेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो थोड़ा बनता है, साथ में और क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल भी बनता है, एक तरह का अल्कोहल भी बनता है, और एनर्जी भी रिलीज़ होता है। ठीक है, शुगर कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं हो जाता है, जबकि उसके साथ इथाइल अल्कोहल और एनर्जी भी रिलीज़ होता है। ठीक है, ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग इडली के लिए चावल और उड़द का घोल को पीस के हम लोग रख देते हैं रात भर, तो वो सुबह पूरा फूल जाता है ना, स्वेल कर जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। ठीक है, ईस्ट मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ब्रेड के लिए जब हम लोग ईस्ट को ब्रेड के डॉ में रखते हैं तो ब्रेड भी स्वेल हो जाता है, यानी ईस्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यानी वो सब फर्मेंट हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन, जहाँ पे कि वो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज होता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है, ईस्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ना फर्मेंटेड अल्कोहलिक बिवरेज भी बनाया जाता है, मतलब कि ड्रिंक्स बनाया जाता है इस तरीके का, जिसमें कि जैसे कि चावल का जो पानी होता है, जब चावल को पकाया जाए तो जो पानी होता है उसको क्या करते हैं, उसको भी कुछ दिन के लिए वो लोग छोड़ देते हैं, तो वो फर्मेंटेड हो जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है और लोग उसको पीते हैं, तो उनको थोड़ा अल्कोहल, उसमें चूँकि एथाइल अल्कोहल भी आ गया होता है तो उनको थोड़ा नशा नशा होता है। इसी तरह और भी ड्रिंक्स बनाया जाता है, जैसे कि आपका जो वाइन है, वाइन में भी क्या करते हैं, ग्रेप्स को ज़मीन के नीचे दबा के रख देते हैं ना, उसमें भी ईस्ट मल्टीप्लाई होकर उसको फर्मेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ तरह का वाइन, कुछ तरह का ड्रिंक्स जो है उसमें ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से जो है वो लोग उसको तैयार करते हैं। इसी तरह ब्रेड बनाते समय भी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट करता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो छोटे छोटे स्टेप्स में होता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स का ज़रूरत होता है। ठीक है, ईस्ट अपने बॉडी से एंजाइम्स देता होगा और बहुत सारे एंजाइम का ज़रूरत होता है, छोटे छोटे स्टेप में होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हुआ, पर जो एनर्जी रिलीज़ हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन वो काफ़ी कम है एरोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से काफ़ी कम होता है। ठीक है, ईस्ट के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनका अपना बॉडी टिश्यूज़ जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन खुद ही खुद करता है। अब कोई आपको बोलेगा कि डिफरेंस बताओ एरोबिक और एनारोबिक में, तुम बोलोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कुछ बैक्टीरिया में होता है, बस कुछ फंजाई में होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है। अगर हम लोग सीड्स को ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे डाल दिए हैं, ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया, तो धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकलते हैं ना, वो स्प्राउट करता है, फिर सैपलिंग निकलेगा, तो वो जर्मिनेट कर जाता है। तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होता है उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है। और ह्यूमन बॉडी का भी कुछ कुछ ऐसा बॉडी टिश्यूज़ है, जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल्स जो है, हमारे हड्डियों का ढांचा का जो मसल्स है, उसमें भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो भी खाना उस प्राणी ने खाया उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से रिएक्ट करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन उस खाने का कंप्लीट नहीं होता। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ इनकम्प्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने से, अगर हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा। जबकि वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी आएगा, जैसे कि ईस्ट के केस में होता है। या फिर एग्जाम्पल कहाँ है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ईस्ट में जब इस एक्शन ऑन शुगर सोल्यूशन, या फिर हमारे मसल्स में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। Our muscles also respire anaerobically, but only for a short duration. During heavy exercise, long hours of jogging
walking or weightlifting, the supply of oxygen to produce energy is limited. In such cases, anaerobic respiration occurs for a short while to fulfill the demand of energy. Cramps, fatigue occur sometimes after heavy exercises because the muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. Accumulation of lactic acid causes cramps, fatigue. A massage or hot water gives relief from cramps as they improve blood circulation. Thus, water bath gives relief from cramps as they improve blood circulation, thus increasing the supply of oxygen to muscle cells. This increased oxygen supply results in the breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. क्या बोल रहा है कि हमारे कुछ मसल्स जो है वो भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन उनमें भी होता है, पर बहुत ही कम समय के लिए होता है। जब हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत दौड़ रहे हैं, ज़ोर से ट्रेडमिल चला रहे हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या भारी वेट उठा रहे, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई तो हो रहा है, पर वो लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है, पर हम लोग काम तो बहुत हैवी कर रहे हैं। तो वैसे केस में जो है बॉडी को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए बॉडी की थोड़े समय के लिए बॉडी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है। क्या होता है कि हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा क्रैम्प्स फीलिंग होता है, पेट में दर्द होता है या पैर के मसल्स में क्रैम्प्स आता है, रुक रुक के पेन होता है, फैटिग का फीलिंग होता है, थका लगता है। क्योंकि उस समय जो है मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हम सांस तो ले रहे हैं पर उससे उतना ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमारे पैर के मसल्स जो है थोड़े समय के लिए एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है। तब ऐसे में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब चूँकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज तो पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन ही होगा, थोड़ा बहुत ग्लूकोज टूटेगा, पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा। तब वैसे केस में क्या होता है, वहाँ पे एक नया कंपाउंड वो बना देता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। अब यही लैक्टिक एसिड हमारे पैर के मसल्स में जाके जमा हो गया। जब हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, वो हमारे पैर के मसल्स में जमा हो गया। इसी के कारण हम लोग को पैर में थोड़ा क्रैम्प्स आता है या थका लगता है। तो जब हम लोग उस जगह को थोड़ा मसाज करेंगे या हॉट वाटर उसके ऊपर डालेंगे तो हम लोग को थोड़ा आराम लगता है। ठीक है। क्रैम्प्स से थोड़ा आराम लगता है क्योंकि उसमें आराम से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। हॉट वाटर डालते ही या मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, तो ऑक्सीजन दोबारा से वो मसल सेल्स में जाने लगता है, तो हमें आराम होने लगता है। ठीक है। ये जो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई जब होने लगा, चूँकि जब हमने मसाज कर दिया तो वहाँ अच्छे से ऑक्सीजन आने लगा, तो जो लैक्टिक एसिड बन के पहले से था वो फिर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। इस तरह प्रोड्यूस होता है। ईस्ट जो है वो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी में एक ही सेल रहता है। ठीक है। और वह एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, इसीलिए उनकी मदद से बियर और वाइन बनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। वी नो दैट एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे ईट। Before the energy can be used by the cells of the body, it must be released from food by respiration. During respiration, animal cells produce carbon dioxide as a waste product. All cells therefore must be supplied with oxygen and must be able to get rid of carbon dioxide. Just like human beings, animals such as elephants, lions, crows, goats, frogs, lizards have lungs in their chest cavities. Some animals which do not have lungs for breathing are earthworm, fish, cockroach, grasshopper. How do they breathe? Let's find out. Earthworm can digest up to 36 tons of soil in a period of 12 months. Earthworm inhabits burrows in damp soil and emerges to feed in the darkness. Gases exchange occurs through its skin. The thin moist skin is supplied with a network of capillaries which absorb oxygen from the atmosphere and deliver it to the rest of the body. The absorbing surface or the new network of capillaries also eliminate carbon dioxide from the body. ठीक है। अब हम लोग जो है एनिमल्स के बारे में पढ़ें कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, गैस कैसे एक्सचेंज होता है उनके बॉडी से।
देखिए एनिमल्स भी जो खाना खाते हैं उसी से उनके बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होता है जिसको यूज़ करते हैं। पर जब उनके बॉडी में एनर्जी रिलीज़ हुआ, उसको हर एक सेल यूज़ करने लगा, उसके पहले जो है एक्चुअली एनर्जी अच्छे से रिलीज़ होगा तब ना उसको हर एक सेल यूज़ कर पाएगा। और कहाँ से रिलीज़ होगा? जो खाना हमने खाया वो जब ऑक्सीडाइज होगा, उसका जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तब जाके एनर्जी रिलीज़ होगा। एनिमल्स में भी जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इसीलिए जो है हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाना चाहिए, ठीक है। हर एक सेल, जब हम लोग सांस लेते तो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाना चाहिए और सेल के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ह्यूमन बींग्स की जैसा ही हाथी होते हैं, शेर होते हैं, गाय, बकरी, मेढक, लिजर्ड, छिपकलियाँ, इन सब के भी चेस्ट कैविटी में लंग्स होता है। लंग्स वाला ऑर्गन इनके चेस्ट कैविटी में भी होता है। और कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनका लंग्स नहीं होता है, जैसे कि अर्थवर्म है, फिश, मछली का लंग्स नहीं होता है, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इन सब का लंग्स नहीं होता है। तो वो आखिर सांस कैसे लेते हैं? अब हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म केंचुआ होता है, जैसे आपने अपने गार्डन में गीली मिट्टी में देखा होगा, बारिश वारिश के समय थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। तो वह क्या करता है कि वह मिट्टी को ही वह खाता रहता है, मिट्टी को वह खाता है और 12 महीने में वो 36 टन मिट्टी खा सकता है, उसका यह कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब अर्थवर्म क्या बोलते हैं कि अर्थवर्म जो है ना, जब वो मिट्टी को खाता है तो मिट्टी को उलट पुलट करता है, तो मिट्टी में आराम से ऑक्सीजन जाता है। दूसरा, खा खा के जब अर्थवर्म उसी मिट्टी में मर जाता है तो मिट्टी को न्यूट्रिएंट भी मिलता है, तो वह मिट्टी को क्या करता है, फर्टाइल भी बनाता है, उपजाऊ भी बनाता है। वो क्या करता है, गीली मिट्टी में बहुत गहरा गड्ढा खोद देता है, गड्ढा बनाता है गीली मिट्टी में और वहीं पे रहता है। और रात के समय जब अंधेरा होता है तब वह बाहर निकलता है। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? उसके बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कहाँ से? उसके स्किन के ऊपर से वैसा होता है। उसका जो स्किन है वो बहुत ही पतला होता है और मॉइस्ट होता है, थोड़ा भींजा मतलब कि मॉइस्ट है, मॉइस्चर रहता है उसमें। उस स्किन में बहुत सारे पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको बोल रहे हैं, ब्लड के ट्यूब्स है, पतले पतले नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। वो ही क्या करते हैं, उसके स्किन के कैपिलरीज वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और बॉडी में इधर उधर भेजते हैं। और उसी स्किन में जो वो ब्लड कैपिलरीज है उसी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से बाहर निकल जाता है। तो सब कुछ उसका काम स्किन से ही होता है, क्योंकि उनके पास तो लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट्स की बात करें। Some species of insects breathe through the entire body surface by diffusion. Air reaches various parts and organs of an insect via an elaborate system of branching tubes called tracheae. The tracheae open up on the exterior body surface as tiny holes called as spiracles. Most adult insects have 2 pairs of spiracles on the thorax and 8 pairs on the abdomen. Large tracheal tubes run along and across the body. Oxygen-rich air enters into the insect through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reach each and every cell of its body. Similarly, carbon dioxide diffuses into trachea and moves out through spiracles. Grasshoppers and many other insects also have air sacs in their tracheal system. These air sacs function during vigorous body movements, speeding up the movement of gases to and from the tissues. Some insects that live in water partially or completely have gill-like structure as found in fishes for breathing. अब है कि कुछ तरह के कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? वो उनके पूरा बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न आप जानते हैं ना कि रूम के एक कोने में आपने अगर अगरबत्ती जलाई है तो उसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है, हवा में उसका मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करता है। उसी तरह जो इंसेक्ट सब हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सांस कैसे लेते हैं? उनके बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज़न होता है, उनके बॉडी से ही गैस निकल जाता है और गैस आ जाता है। तो डिफ्यूज़न की मदद से वो लोग सांस ले पाते हैं, इंसेक्ट सब, ठीक है। अब है कि जितने भी कीड़े होते हैं उनके भीतर भी पतले लंबे लंबे पतले पतले ट्यूब होते हैं जिनको ट्रैकिए वो कहते हैं। तो जब वो कीड़ा सांस लेता है तो ऑक्सीजन वही ट्रैकिए की मदद से उसके हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट में पहुंच जाता है,
ठीक है। अब वो उसको क्या कर रहे हैं कि उसके बॉडी के भीतर ट्रैकिया है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं ट्रैकिया की मदद से बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन चला जा रहा है। अब जो है ट्रैकिया ओपन अप ऑन द एक्सटीरियर बॉडी सर्फेस है, देखेंगे आप ऐसे कीड़े के ऊपर के बॉडी में देखेंगे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, यानी ट्रैकिया जो है वो बाहर की तरफ भी उसका एक एंड है जो कि स्किन के सरफेस के ऊपर है, जहाँ पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लंबे लंबे ट्यूब जैसे कॉकरोच वगैरह के बॉडी में बने जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, वो बॉडी के बाहर तरफ भी खुलते हैं छोटे छोटे होल्स के रूप में, स्पाइरेकल्स के रूप में, और बॉडी के अंदर तो रहते ही हैं, उन्हीं में बॉडी में ऑक्सीजन जाता है मिट्टी से। ठीक है, अब ऐसे जानवरों के जो है पूरे बॉडी में ट्रैकिया रहता है। ठीक है, मोस्ट एडल्ट इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल ऑन द। हाँ, अब जितने भी बड़े बड़े कीड़े होते हैं उनका 2 पेयर स्पाइरेकल मतलब 4 होल रहता है उनके बॉडी के बाहर के सरफेस में। कहाँ पे? ऑन द थोरैक्स, मतलब कि उनके चेस्ट वाले रीजन में रहता है। हाँ, 2 पेयर मतलब कि 8 होल रहते हैं, और उनके एब्डोमेन में पेट वाली जगह पे कितना पेयर रहता है? 8 पेयर रहता है। 8 पेयर मतलब 16 होल्स रहेंगे, 16 स्पाइरेकल्स उधर, और उधर जो है कितने स्पाइरेकल्स हुए? उधर 4 स्पाइरेकल्स हुए। ठीक है, तो उधर 4 होल टाइनी होल्स रहेंगे थोरैक्स रीजन में जहाँ चेस्ट होगा इंसेक्ट का, और इंसेक्ट के बाकी बॉडी में जो है 8 पेयर रहेंगे, 16 स्पाइरेकल्स रहेगा। ठीक है, 16 छोटे छोटे होल्स रहेंगे। अब वो लंबा लंबा ट्रैकियल ट्यूब जो है वो तो पूरे बॉडी में इधर उधर फैला हुआ है, जा रहा है। ऑक्सीजन रिच एयर, जिस एयर में बहुत ऑक्सीजन है वो बॉडी के इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा। ठीक है, और ऊपर ऊपर जो होल है उसके स्किन में स्पाइरेकल्स है, वहाँ पे भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन जब उसको बाहर एनवायरनमेंट से मिलेगा तो उसके स्किन के ऊपर जो स्पाइरेकल्स होल्स है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वहाँ से वो बॉडी के भीतर के टिश्यूज़ में पहुँचा देगा और हर एक सेल में पहुँचा देगा। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होगा तो हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ट्रैकिया के पास आएगा, और ट्रैकिया की मदद से जो पाइप है ट्रैकिया की मदद से वो स्पाइरेकल्स के पास जाएगा, छोटे छोटे होल्स के पास जाएगा। ठीक है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो और जो होते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं, ग्रास हॉपर होता है। ठीक है, ग्रास हॉपर और कुछ और इंसेक्ट्स जो हैं उनका जो ट्रैकिया सिस्टम है, लंबा लंबा ट्यूब्स जो उनके बॉडी में, उसमें एयर सैक्स है, छोटे छोटे पोटली हवा के बने हुए हैं। ठीक है, और दीज एयर सैक्स, ये जो छोटे छोटे पोटली हवा के बने हुए हैं वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। कब? जब बॉडी बहुत मूवमेंट कर रहा होगा, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, उनका मूवमेंट को वो बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो है ये जो कुछ कुछ ग्रास हॉपर जैसे इंसेक्ट है उनके बॉडी के भीतर ट्रैकिया सिस्टम के पास क्या है? एयर सैक्स है, एयर की पोटलियाँ हैं। तो जब जो है गैस जैसे आया, बाहर का ऑक्सीजन गैस आया, तो स्पीडली वो एयर की पोटलियों से डायरेक्ट उनके बॉडी में अलग अलग टिश्यू में पहुंच जाएगा। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स वाटर में रहते हैं, पूरी तरह से रहते हैं डूबे हुए, या कभी आधा पानी में आधा ज़मीन में रहते हैं। ठीक है, और कुछ का जो है कुछ जो बिल्कुल पानी में रहते हैं उनका मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है, गिल लाइक स्ट्रक्चर हम जानते हैं। मछली जो सांस लेता है उसके सिर के ऊपर एक बना रहता है ना, अंदर गिल्स जो उसका होता है वहीं से वो सांस लेता है। ठीक है, और वो फिश को जो है जैसे कि फ़िश जो है उसमें भी गिल लगा रहता है ताकि वो किसी पे गिर नहीं जाए। फ़िश जो है वो कैसे सांस लेता है? तो उसका तो लंग्स नहीं है, उसका भी गिल है, गिल से ही वह सांस लेता है। ठीक है, और बाकी जो है ये ग्रास हॉपर वगैरह उनका तो एयर सैक है, हवा की पोटली है ट्रैकिया सिस्टम, वहीं से ऑक्सीजन आता है जाता है और सेल्स के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ़िश का।
कि फ़िश कैसे सांस लेता है। फिश absorbs dissolved oxygen from the water by means of gills. Gills are projections of the skin. Fish gulps water through the mouth and forces it between gills on each side of its head. The blood vessel present in the gills take out dissolved oxygen from the water and send this oxygen to all parts of the body to produce energy and carbon dioxide. The waste product and carbon dioxide are then transported back in the blood into gills for throwing out into the surrounding water. Some other aquatic animals like prawn, crab and freshwater mussel also respire through gills or similar structure. देखिए मछली का हम लोग जानते हैं, जब हम लोग मछली खाते हैं तो उसका जब सिर को काटा जाता है तो उसके साइड में फूल जैसे रेड कलर के दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन रिच जो होता है, ब्लड उसमें रहता है, इसलिए रेड कलर का दिखाई देता है। उसी हम लोग गिल्स कहते हैं। वो मछली के माउथ के दोनों साइड में है, ठीक है। तो मछली क्या करता है, पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। किसकी मदद से? गिल्स की मदद से वो एब्जॉर्ब करता है। गिल्स को अगर कोई पूछेगा गिल क्या है, तो स्किन का प्रोजेक्शन है, स्किन से निकला हुआ पार्ट है, ठीक है। फिश पानी को अपने मुंह से निगल लेता है, अंदर चला जाता है बॉडी में, और पानी को वो ज़बरदस्ती गिल्स के पास फेंकता है। दोनों साइड जो गिल्स है उसका वहाँ पर फेंकता है, अपने हेड के दोनों तरफ उस पानी को वह फेंकता है। तो जो भी ब्लड का ट्यूब सब उस गिल्स में है, ब्लड वेसल्स है, वो क्या करता है, उस पानी से ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन को हर एक बॉडी के टिश्यूज़ में भेज देता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है। और उसके बाद जो है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फिश ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल के टिश्यू में पहुंच गया। उसी तरह हर एक बॉडी सेल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो वापस से गिल में जाता है और फिश उसको निकाल के अपने आसपास के पानी में फेंक देता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही और भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जैसे प्रॉन होते हैं, चिंगुड़ी, और क्रैब, केकड़ा, और फ्रेश वाटर मसल होता है जो ऑयस्टर जैसा फ्रेश वाटर का होता है। वो लोग भी गिल से ही सांस लेते हैं, ठीक है। Frogs, when in water, exchange of gases in frog takes place through its thin, moist and smooth skin that is richly supplied with blood capillaries. Frog also have lungs to respire on land. Dolphin and whales do not have gills. They often come up to the surface to breathe in the air through lungs. फ्रॉग एक अनोखा एनिमल है जो पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। जब वो पानी में रहता है तब जो है वो कैसे सांस लेता है, उसके स्किन के थ्रू। उसका स्किन बहुत पतला होता है, मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर रहता है और स्मूथ स्किन रहता है, ठीक है। वही स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड का ट्यूब्स है, तो वो ऑक्सीजन लेके वो ब्लड ट्यूब से बॉडी को हर एक सेल को पहुंचाता है, फिर हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उस ब्लड ट्यूब्स के थ्रू, स्किन के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। पर जब फ्रॉग पानी में नहीं है, ज़मीन में है, तब क्या होता है, तब उसका लंग्स भी उसके बॉडी में होता है और वही एक्टिवेट हो जाता है और लंग्स काम करने लगता है, ठीक है। अब कोई बड़ी बड़ी मछली है, डॉल्फिन और वेल्स जो है, उनके पास भी गिल्स नहीं होता है, ठीक है। उनको सांस लेने के लिए वो लोग पानी के बाहर के सरफेस पे आते हैं अक्सर और सांस लेके वो लोग जाते हैं, ठीक है। Respiration in plants. Just like animals, respiration in plants also involve the exchange of gases in plants. Each part can independently take in oxygen from air, utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. Leaves and stem. Exchange of gases like oxygen, carbon dioxide and water in plants takes place through the tiny pores in the leaves known as stomata. Even the stems have openings known as lenticels that help in the exchange of gases. These pores on leaves and stems allow oxygen, carbon dioxide and water vapor to come in or go out of the plant body. Respiration occurs throughout day and night, whereas photosynthesis occurs only during the day when light is present. That is why it is not advisable to sleep under tree during night. क्या होता है, अब हम लोग प्लांट्स का रेस्पिरेशन करेंगे। प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैस होगा ही, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट का हर एक पार्ट, उसका डाल हो, शाखाएं हो उसके पत्ते हो, उसके फूल हो, वो सेपरेटली वो एयर से ऑक्सीजन ले सकता है। हर एक पार्ट में उसका कैपेबिलिटी होता है कि हवा से वो ऑक्सीजन ले ले और एनर्जी प्रोड्यूस करे और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ठीक है। अब जो है, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उसमें स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। तो जो है वो प्लांट्स को, वो जो पत्तों पे जो छोटे छोटे होल होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। स्टेम्स में भी अब जो प्लांट के जो तना है, उसका जो स्टेम है, उसकी शाखाएं हैं,
उसमें भी छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहते हैं, वहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हवा आती जाती रहती है, ठीक है। तो लीव्स और स्टेम में ये जो छोटे छोटे होल होते हैं उससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लांट के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। वाटर वेपर कब प्लांट छोड़ता है? जब उस पर एक्सेस वाटर हो जाता है बारिश वारिश के सीज़न में, तब। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है, प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो हर समय वो करते हैं, दिन में भी रात में भी हर समय करते हैं। पर वो जो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो सिर्फ दिन के समय करते हैं क्योंकि उनको लाइट की ज़रूरत होती है। पर वो रात के समय भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए बोला जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए, क्योंकि जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे जो हम लोग इनहेल कर लेंगे, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब रूट्स जो है, the root cell too require oxygen to produce energy. Roots have numerous tiny hairs on them. The soil has air trapped inside it. Root hair takes up oxygen from the air spaces present between the soil particles and is transported to the entire plant. The waste products formed in the form of water vapor and carbon dioxide sent back to the surrounding through root hair by the process of diffusion. The soil of the potted plant is tilled so that air can reach to the soil at the bottom of the pot. If the plant is overwatered, then the level of oxygen will decrease because too much of water will remove out all the air present between soil particles and the plant may die due to suffocation. आपने देखा कि पत्तों पे स्टोमेटा होता है जिससे वह सांस ले रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। स्टेम्स में लेंटिसल्स होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इसी तरह रूट में जो सेल्स होता है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रूट्स में क्या होता है, पतले पतले बहुत सारे बाल होते हैं ना, टाइनी हेयर्स होता है, फाइब्रस रूट्स में हमने देखा है। और सॉयल के पास जो है, मिट्टी में क्या होते हैं, मिट्टी के बीच में हवा फंसी हुई रहती है ना, एयर ट्रैप्ड रहता है। तो रूट्स का जो ये हेयर है वह मिट्टी के बीच में जो एयर ट्रैप रहता है उसी एयर को वह खींचता है, ठीक है, मिट्टी से, और फिर उसको पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर देता है, पूरे प्लांट में उस एयर को वह भेज देता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला, मान लो वो ऑक्सीजन खींच के उसने भेज दिया, फिर वो स्टेम लीफ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकला उसको रूट वापस ला के जो है अपने सराउंडिंग में छोड़ देता है। रूट हेयर की मदद से डिफ्यूज़न हो के वो निकल जाता है, मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। जो पॉटेड प्लांट होते हैं, जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं, उनकी मिट्टी को हमेशा टिल किया जाता है, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, उलट पुलट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है हवा गमले के पूरे नीचे तक भी जा सके, हवा बस ऊपर ही नहीं रहे, नीचे तक भी जा सके, ठीक है। अगर प्लांट में आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी के बीच बीच में हवा रहती है, जगह रहती है जहाँ हवा भरी रहती है, वहाँ पे पानी पूरा भर जाएगा और हवा निकल जाएगी, तो प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, हवा मिलेगी ही नहीं, उसका ऑक्सीजन लेवल प्लांट का कम हो जाएगा और वो सफोकेशन के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्लांट को भी ओवर वाटर नहीं किया जाता है। तो आपका ये चैप्टर जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही हम मिलेंगे नए चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।